सफदर दानिश मंजिल से अपने फ्लैट पर पहुंचा और लिबास तब्दील करके X2 की कॉल का इंतजार करने लगा। हेडक्वार्टर के लॉकअप में इमरान और उसने राव बंदर और अमन राज पर इंतहाई तशद्दुद किया था। उसके बावजूद वो उनसे ब्लैक एंजल और मुरली दास का एड्रेस मालूम करने में कामयाब न हो सके थे। उनसे हासिल होने वाली मालूमात अहम नहीं थी। वो पड़ोसी मुल्क काफरिस्तान की सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक रखते थे और उन्हें काफरिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान की मौत का इंतकाम लेने के लिए काफरिस्तान की एक इंतहाई खुफिया एजेंसी के एक सफाक और दरिंदा सिफ्त एजेंट ब्लैक एंजल की क़ियादत में यहाँ भेजा गया था। मिशन की तफसीलात का इस एजेंट के सिवा किसी को इल्म नहीं था और उन्हें उसके हुक्म का पाबंद कर दिया गया था। मुरली दास समेत कोई मेंबर भी अपने चीफ की असल शक्ल और असल नाम से वाकिफ नहीं था। तकरीबन 6:30 बजे वो मोबाइल फोन जेब में रखकर चाय पीने के लिए फ्लैट से निकला। नीचे आकर उसने करीबी रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर दोबारा अपने फ्लैट में आ गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि फोन की घंटी बजी और उसने सामने मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, सफदर स्पीकिंग। सफदर ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। इमरान बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज वाज़ेह तौर पर पहुंच रही है? दूसरी तरफ से इमरान की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। जी हाँ, सफदर ने चौंकते हुए कहा। शायरा इब्राहिम के आखिरी सिग्नल पर पहुंचो, इमरान ने कहा और उसे तफसील से हदायत देने लगा। बहुत बेहतर, मैं अभी रवाना हो रहा हूँ। इमरान के खामोश होने पर सफदर ने कहा। बहुत होशियारी से, उन्हें अपने ताक़ुब का एहसास नहीं होना चाहिए। अगर इस गाड़ी को ट्रेस न कर सको तो मेरे बताए हुए एड्रेस पर पहुंचकर निगरानी करना, इमरान ने कहा और फिर दूसरी तरफ से एड्रेस बताकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। तो सफदर ने भी रिसीवर क्रेडल पर रखा और उठकर फ्लैट से निकल आया। चंद लम्हों बाद उसकी कार शायरा इब्राहिम की तरफ दौड़ी जा रही थी। फिर सफदर शायरा इब्राहिम के आखिरी सिग्नल से चंद कदम पीछे बस स्टॉप के करीब गाड़ी फुटपाथ के साथ रोककर इंतजार करने लगा। उसकी निगाहें बैक मिरर पर मरकूज थी और वो पीछे से आने वाली गाड़ियों का जायजा लेता हुआ सोच रहा था कि इमरान कहाँ है और क्या कर रहे हैं। फोन पर उसने सिर्फ इतना बताया था कि एयरपोर्ट की तरफ से एक स्याह टैक्सी 15-20 मिनट में आखिरी सिग्नल से शायरा इब्राहिम पर पहुंचेगी और वो उसका ताक़ुब करे। उसने टैक्सी का नंबर बताने के अलावा उसे गुलिस्तान कॉलोनी की एक इमारत का एड्रेस भी बता दिया था और हदायत की थी कि वो टैक्सी को ट्रेस ना कर सके तो 20 मिनट बाद गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ रवाना हो जाए। सफदर 7 मिनट में यहाँ पहुंचा था और उसे 13 मिनट तक उस टैक्सी का इंतजार करना था। 10 मिनट गुजर गए तो वो मायूस होने लगा। मतलूबा टैक्सी अभी तक नहीं आई थी। उसने मजीद 3 मिनट इंतजार किया और फिर इंजन स्टार्ट करके गुलिस्तान कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर वो डिस्को बेकरी के पहलू की सड़क पर मुड़ गया। फिर दाएं हाथ की तीसरी गली से चंद कदम पीछे कार रोककर इंजन बंद किया और कार से उतरकर गली की तरफ बढ़ गया। उस गली में बाएं हाथ की 5वीं इमारत के सामने से गुजरते हुए उसने इमारत का जायजा लिया। इमारत का गेट बंद था और दूसरी जानिब खड़े किसी आदमी के पांव गेट के नीचे से नजर आ रहे थे। सफदर इस कोठी से तकरीबन 50 कदम तक आगे गया और आखिरी कोठी के पास रुक गया। उस वक्त 7 बज चुके थे और गली की स्ट्रीट लाइट्स जल रही थीं। यहाँ से वो उस इमारत के गेट तक बखूबी देख सकता था। अभी उसे वहाँ खड़े बमुश्किल 1 ही मिनट गुजरा था कि अचानक उसकी जेब में पड़े मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने इधर उधर देखा और जेब से मोबाइल निकालकर ऑन कर दिया। उस वक्त आसपास कोई ना था, वरना उसे कॉल रिसीव करने के लिए गली से बाहर जाना पड़ता, क्योंकि शहर के हालात आजकल इतने खतरनाक थे कि किसी अजनबी आदमी का दूसरे इलाके में यूं मोबाइल हाथ में लिए घूमना इलाके के लोगों के लिए सनसनीखेजी का बायस बन सकता था। हेलो, सफदर स्पीकिंग। सफदर ने आहिस्ता से कहा। इमरान बोल रहा हूँ, क्या तुम वहाँ पहुँच चुके हो? जवाब में हस्ब तवक्को इमरान की आवाज सुनाई दी। जी हाँ, सफदर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। गुड,
अब तुम उस इमारत के अकब में पहुंचो। अकबी गली तारीक और वैरान हो तो इमारत के अकबी कंपाउंड की दीवार के पास खड़े हो जाना, वरना अकबी गली की नुक्कड़ पर ठहर जाना, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर, आप कहाँ हैं? सफदर ने पूछा। जहाँ बर्फ गिरती है, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, लेकिन अपने जहन में ये बात बिठा लो कि तुम्हारी जरा सी गफलत से खेल बिगड़ भी सकता है, जबकि मैं इस मामले को आज ही फाइनल करना चाहता हूँ। यूँ समझ लो कि ये हमारे पास आखिरी कार्ड है जो हम खेलने लगे हैं, और अगर हम इस कार्ड से फायदा उठाने में नाकाम रहे तो मालूम है फिर क्या होगा, इमरान ने कहा। क्या होगा? सफदर ने चौंकते हुए पूछा। जो होगा वो तुम्हारा चूहा नहीं चाहेगा। उसने मुझे अभी अभी कॉल करके धमकी दी है कि अगर आज हम अपने मुल्क में अपनी सरजमीन पर इस दुश्मन को ज़ेर नहीं कर सकते तो फिर हमें जासूसी करने की बजाय शादी करके बच्चों की देखभाल के लिए घर बैठ जाना चाहिए, इमरान ने कहा। आप ही ये काम करेंगे? मैं कुंवारा ही ठीक हूँ, सफदर ने हंसते हुए कहा। ओह भाई कुंवारे, शादी करो न करो, लेकिन मैंने तुम्हें जो हदायत दी हैं उन पर अमल जरूर करो, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी तरह मुस्तैद रहूंगा, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया। सफदर ने भी मोबाइल ऑफ किया और जेब में डालकर वापस चल दिया। चंद लम्हों बाद वो मतलूबा कोठी के पहलू में वाक़ एक गली में दाखिल हो रहा था। चंद कदम आगे वो गली थी जो बंगलों के अकब से गुजरती थी। वो गली तंग थी और उसमें नीम तारीकी थी। सफदर ने इधर उधर देखा और किसी को करीब न पाकर उस तारीक गली में घुस गया। गली में जा बजा कूड़ा करकट फैला हुआ था और सेवरेज के गटर थे। काफी बदबूदार गली थी, लेकिन वो रुके बगैर मतलूबा कोठी की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।